दुनिया में एक अकेली ऐसी चीज जिसका इंतजार सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, इवन आपका दूध वाला, आपका न्यूज़पेपर वाला, आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, आपके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर और इवन आपके वो दोस्त जो आपसे लगातार उधार मांगते रहते हैं, इन सभी लोगों को सिर्फ एक चीज का इंतजार होता है और वो है आपकी मंथली सैलरी। द मोस्ट डेंजरस थिंग्स एवर मेड आर हेरोइन एंड अ मंथली सैलरी। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो महीने के पहले 7 दिन जीते हैं राजा की तरह और उसी महीने के आखिरी 7 दिन जीते हैं राजा के लगाम बंधे घोड़े की तरह, ना दाएं देखते हैं ना बाएं, बस इंतजार होता है अगले महीने की पहली तारीख का, यानी कि जिस दिन सैलरी आती है। तो अपनी मंथली सैलरी को सही से प्लान करके कैसे खर्च किया जाए जिससे कि आपके महीने के सारे काम भी हो जाएं, आपका एंजॉयमेंट भी हो जाए और महीने के आखिरी तक आते आते आपको लगाम भी ना बांधनी पड़े, मेरा मतलब है कि आपको टेंशन या स्ट्रेस ना हो। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना है वो ये कि आपकी जो भी मंथली इन हैंड सैलरी आती है उस इन हैंड सैलरी में से 20% अमाउंट को आपको मूव कर देना है एक सेकंड बैंक अकाउंट में। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 2 सेविंग्स बैंक अकाउंट होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी अगर मंथली सैलरी है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में से 20% आप डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। इन 10,000 रुपए को आपको दूसरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ऐसा आपको क्यों करना है ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो इस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मूव करने के बाद अब जो आपके पास अमाउंट बचता है ये है 40,000 रुपीज का। इस 40,000 रुपीज के अमाउंट को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे आपकी इफेक्टिव सैलरी। तो मैंने यहाँ पर 2 शब्द यूज किए हैं, एक है इन हैंड सैलरी जो कि है 50,000 रुपीज और दूसरी है इफेक्टिव सैलरी जो कि है 40,000 रुपीज। तो वीडियो में आगे चल के अगर मैं इन हैंड वर्ड यूज करता हूँ या फिर इफेक्टिव वर्ड यूज करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस अमाउंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब से आपको अपनी सैलरी को यहाँ पर कंसीडर करके चलना है 40,000 रुपीज, यानी कि उन 10,000 रुपीज को अभी के लिए आप भूल जाइए। तो कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना कमाते हो, फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड के पिताजी हो, कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको उनको बोलना है कि मेरी सैलरी है 40,000 रुपीज। अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले पॉइंट की, कंसिडरिंग कि आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपीज है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है पेइंग फॉर योर एसेंशियल एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 60% ऑफ योर इफेक्टिव सैलरी, यानी कि 60% ऑफ 40,000। तो ये अमाउंट हमारे पास निकल के आता है 24,000 रुपीज का। जरूरी एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फ्यूल, आपके मोबाइल या फिर इंटरनेट के रिचार्ज और इवन आपके बच्चों की स्कूल फी, मतलब वो सारे ही बेसिक नेसेसिटीज वाले एक्सपेंसेस जिनको आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, आपको हर महीने उनके ऊपर खर्चा करना ही करना है। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, खर्चे बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो अगर आपके जो ये बेसिक नेसेसिटी वाले एक्सपेंसेस हैं अगर ये आपकी नॉर्मल सैलरी के 60% में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर रुक के सोचना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी सैलरी को यहाँ पर इंक्रीज कीजिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा। और इन सभी एक्सपेंसेस के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी लोन, ईएमआई या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं की है, उनको हम सेपरेटली बात करेंगे। तो हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड पॉइंट आता है पेइंग फॉर योर डेट एंड लोन्स, और ये अमाउंट आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ योर इफेक्टिव सैलरी, यानी कि 20% ऑफ 40,000। तो ये अमाउंट बन जाता है 8,000 रुपीज का। तो अगर आपका कोई लोन चल रहा है, मे बी वो बाइक लोन हो या फिर कार लोन हो या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई पे कुछ खरीदा है, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मतलब ऐसा कुछ, तो अगर आपने इन सभी चीजों को क्रेडिट कार्ड की नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदा है तो एक बार को चलेगा। लेकिन अगर आपने इन चीजों को क्रेडिट कार्ड की जो नॉर्मल ईएमआई होती है अगर उन पे खरीदा है तो ये एक गलती कहलाएगी। वो इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो नॉर्मल ईएमआई वाला इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है, वो 30% से लेके 40% पर एनम के रेट पे भी हो सकता है। तो अगर आपसे एक बार ये गलती हो गई है तो ठीक है, लेकिन दोबारा ये गलती मेरे ख्याल से आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया है, फिर चाहे वो ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर आपने बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर पे आपने कुछ खरीदा है या फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे अगर आपने कुछ खरीदा है, तो कंबाइनली ये सारी ईएमआईज मिला के आपकी जो नॉर्मल सैलरी है उसके 20% अमाउंट के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि अभी के लिए आपका काम चल जाए, आप पूरे महीने को घिसपिट के जैसे भी चला लें, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चले, आपको कोई भी टेंशन या फिर स्ट्रेस आगे चल के ना हो, तो बेटर होगा कि इस अमाउंट को आप 20% से ज्यादा बढ़ने ना दें। अगर कुछ बढ़ना ही चाहिए तो वो होनी चाहिए आपकी सैलरी, ना कि आपकी ईएमआईज। और अगर आपके ऊपर कोई भी लोन या फिर ईएमआई नहीं है तो इससे अच्छा आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता
सकता। ये जो 20% अमाउंट है, इस अमाउंट को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हो सकता है आपको एक आइडिया लग जाए कि इस अमाउंट को किस जगह पर यूटिलाइज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अब क्योंकि आप इस वीडियो को एक ऐसे चैनल पे देख रहे हो जो कि मनी कॉन्शियसनेस और इन्वेस्टमेंट्स पे बेस्ड है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इन्वेस्टिंग मतलब अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए पैसे को सिर्फ सेव ही नहीं बल्कि ग्रो करना, और ग्रो आप कर पाएंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट से। और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं उतनी ही इफेक्टिवली, उतनी ही तेजी से कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपका पैसा ग्रो भी करता है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो आपका इफेक्टिव सैलरी है वो है 40,000 रुपीज, और 40,000 रुपीज का 20% बनता है 8,000, यानी कि इन 8,000 रुपीज को आपको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पर आप इन्फ्लेशन को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाए, तभी ये पैसा अच्छे से ग्रो कर पाएगा और फ्यूचर में आपके और आपके परिवार के काम आ पाएगा। मे बी वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, या फिर आपका अपना रिटायरमेंट ही क्यों ना हो। तो इन पैसों को अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लंबे समय में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इवन ये रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन रेट है उस इन्फ्लेशन रेट के डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि थोड़े से सेफर साइड पे हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड में आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप PPF में थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, अगर आपका कोई NPS अकाउंट है तो उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर गोल होना चाहिए कि आपको यहाँ पर एनुअली 12 से 13% के रिटर्न्स जनरेट करने हैं। मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरी पहले से कोई वीडियो नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कि वीडियो सेक्शन में जाके अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उन वीडियोस के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी पॉइंट में दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पैसे से पैसा ग्रो किया। इन्वेस्टमेंट सेल्फ ग्रोथ की भी होती है। तो जरूरी ये है कि आप जो भी पैसे से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी और चीज में, उसके साथ साथ आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। आपके करियर से रिलेटेड अगर आपको कुछ कोर्सेज मिलते हैं तो फ्री कोर्सेज बहुत से आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ बुक्स मिलती हैं तो आप उन बुक्स को बाय कीजिए। पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर जो बुक्स आती हैं आप उन बुक्स को खरीदिए, उनको पढ़िए। अगर कोई सेमिनार आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो उन सेमिनार्स को आप ज्वाइन कीजिए। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ बेटर ही सीखने को मिलेगा। ऐसा करके आप अपने लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ओपन कर पाएंगे, हाई पेइंग जॉब्स को आप ले पाएंगे। अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को और भी बेटर तरीके से चला पाएंगे। इससे आपकी इनकम और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, आप और भी ज्यादा कंफर्टेबली खर्च, सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है फंड एंड मिसलेनियस स्पेंडिंग, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सेकंड बैंक अकाउंट की, जहां पर आपने वीडियो की शुरुआत में ही अपनी इन हैंड सैलरी का 20% निकाल के यानी कि 10,000 रुपए आपने वहां पर रखे हुए हैं। देखिए, अगर अपने ही कमाए हुए पैसे को आप अच्छे से स्पेंड ना कर पाए, इंजॉय ना कर पाए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ऐसी कमाई का भला फायदा ही क्या है। तो अभी का जो समय है एक्चुअली में ये वो समय है जिसमें आप एक्टिव हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वाइफ या हस्बैंड हैं वो एक्टिव हैं, आपके बच्चे छोटे हैं या फिर स्कूल गोइंग हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी एक अच्छी एक्टिव लाइफ में है। तो इस समय आप अच्छे से घूम फिर सकते हैं, उन सभी जगहों पर जा सकते हैं जहां पर हो सकता है कि बुढ़ापे में आप जाने से पहले 10 बार सोचें कि मैं वहां जाकर इतना चल पाऊंगा या चल भी पाऊंगी या नहीं। आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत से काम होंगे जो मुझे लगता है कि आप इस एज में करना पसंद करें। तो फन स्पेंडिंग मोर ऑफ गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होनी चाहिए, मतलब उन सभी चीजों के ऊपर अपने लिए खर्चा करना जो चीजें आपको एंजॉयमेंट दें, आज में जीने का आपको पर्पस दें, एक्सपीरियंस दें। मतलब इन खर्चों को करते हुए आपको कुछ भी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार वहां पे मैंने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया या फिर मुझे वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए थी। अनटिल एंड अनलेस आपकी जो फन और मिसलेनियस स्पेंडिंग है वो आपकी इन हैंड सैलरी के 20% के अंदर अंदर है, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों के ऊपर खर्च करते वक्त ज्यादा सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करना, यानी कि जिम जाना, कहीं पर घूमने जाना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, एंटरटेनमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना या फिर शॉपिंग में थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना, मतलब ये सब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप 20% के अंदर अंदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि 20% शुड बी मोर देन इनफ कि आप इन सभी चीजों के ऊपर खर्चा करें। इसीलिए मैंने जो आपकी इनकॉग्निटो यानी कि मेन सैलरी थी उसमें से 20% अमाउंट पहले ही सेपरेट करवा दिया था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार 20% अमाउंट में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, 20% अमाउंट तो मैं पहले 10 दिन में ही खत्म कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अपने एक्सपेंसेस यानी कि जो भी फन एक्टिविटीज हैं, जो भी आप करना चाहते हैं एंजॉयमेंट के नाम पे, उसके बारे में आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। और फिर से वही बात आ जाती है कि या तो आप अपने खर्चों को कम कीजिए या फिर अपनी इनकम को बढ़ाइए, जिससे कि ये अमाउंट जो है वो आपके लिए बढ़ सके।
तो यहाँ पर एक्चुअली में आप ही की समझदारी काम आएगी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जो हमने बात की थी ईएमआईज़ की, लोन्स की, आप जितने लोन अपने कम रखेंगे, अपनी ईएमआईज़ को जितना कम रखेंगे, हो सकता है आप वहाँ से पैसा बचा के अपनी जो ये फन वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पेंडिंग्स हैं, इनमें आप थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं और आप ज़्यादा बेटर तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। पांचवी और आखिरी चीज़ आती है बिल्डिंग इमरजेंसी फंड। तो इससे पहले कि मैं इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, अगर आपने पिछले 4 पॉइंट्स में नोटिस किया होगा जो भी हमने एलोकेशन रखी है, इस पॉइंट तक आते आते यानी कि इमरजेंसी फंड के नाम पे हमारे पास 0% एलोकेशन है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है। लेकिन इमरजेंसी फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी को अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए। ये पैसा बेसिकली उन चीजों के काम आ सकता है जो सरप्राइजेस आपको लाइफ आगे चल के दे सकती है, यानी कि वो चीजें जिन चीजों को आपने प्लान ही ना किया हो। एग्जाम्पल के लिए भगवान ना करे कि किसी भी रीजन से आपकी जॉब चली जाए या फिर किसी भी रीजन से आपको खुद अपनी जॉब को क्विट करना पड़ जाए, आप एक्टिवली जॉब कुछ समय के लिए ना कर पाए, मे बी 3 महीने हो, 4 महीने हो, और आपको नई जॉब सर्च करने में टाइम भी लगे। घर में कोई इंपॉर्टेंट खर्चा आ जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए आपको इंस्टेंट पैसे की रिक्वायरमेंट हो। इवन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो बाइक या कार के केस में जो ऑटो इंश्योरेंस होता है वो भी कवर नहीं करता, या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कवर नहीं करता। तो आपका जो ये इमरजेंसी फंड होता है ये उन जगहों पे आपके काम आ सकता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास यहाँ पर एलोकेशन ही नहीं है तो ये पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, अब यहाँ पर अगेन आपकी समझदारी काम आएगी कि आपके जो जनरल एक्सपेंसेस हैं, अगर वहाँ से कुछ पैसा आप बचा लेते हैं, आपका जो ईएमआई वाला या फिर लोन वाला जो एरिया था, अगर उस सेक्शन से आप कुछ पैसा बचा सकते हैं, इनफैक्ट इवन आपकी जो फन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो पैसा खर्च करते हो, वहाँ से पैसा अगर आप कुछ बचा के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर उन एक्सपेंसेस में से कुछ पैसा आपके पास बच रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे को खर्च ही करना है। उस पैसे को आप अपने इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इमरजेंसी फंड के लिए आप छोटा छोटा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इस पूरे पैसे को आपको किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। इनफैक्ट आपको इसको रखना चाहिए एक एफडी के अंदर। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक प्राइवेट बैंक की एफडी में इस पैसे को रखें, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनकी जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस होती है या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस होती है, आप उसी को यूज़ करके इस एफडी से अपना पैसा तुरंत विद इन मिनट्स अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और वहाँ से आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक के केस में, मतलब जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर एफडी में पैसा डालना आसान है लेकिन वहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि आपके जो होम ब्रांच है आपको वहाँ पर विजिट करना पड़े, फॉर्म फिल करके वहाँ पर आपको एफडी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़े और फिर 2-3 दिन में जाके उस एफडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट ये काम आपके लिए हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप प्राइवेट बैंक के साथ ही जाएं। एफडी में इस पैसे को रखने का फायदा ये है कि सबसे पहले तो ये पैसा इजीली एक्सेसिबल है। दूसरी चीज ये है कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स या फिर जो इंटरेस्ट है वो आपको लगातार मिलता रहता है, तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम नहीं होती। और फाइनली जिस दिन आपका ये जो इमरजेंसी फंड है ये आपके जो एसेंशियल एक्सपेंसेस थे जिनको हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया था, एसेंशियल एक्सपेंसेस इंटू 12, जिस दिन ये अमाउंट हो जाए आप इस पैसे को सेव करना या इकट्ठा करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो चुका होगा जो कि आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस का इंटू 12 यानी कि पूरे साल के एक्सपेंसेस हैं। तो जब एफडी करने की ही बात आती है तो आप अपनी एफडी वहां से कीजिए जहां से आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिले और आप अपना पैसा इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाएं। तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एफडी कीजिए स्टेबल मनी के थ्रू। स्टेबल मनी एक एफडी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसे बैंक्स भी मिल जाएंगे जो एफडी पे अप टू 9.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको दे रहे होंगे। पॉपुलर बैंक्स जैसे कि यूनिटी, सूर्योदय, शिवालिक और इवन इंडसइंड बैंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अट्रैक्टिव रेट्स के साथ। बेस्ट चीज ये है कि आपको एफडी करने के लिए किसी भी बैंक में फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई नया सेविंग्स बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करना है। आप उन सभी बैंक्स को यहाँ पर देख सकते हैं जो अच्छे इंटरेस्ट रेट पे एफडी आपको दे रहे हैं। एफडी से रिलेटेड सभी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और अपनी चॉइस के बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करके एफडी क्रिएट कर सकते हैं। स्टेबल मनी के थ्रू आप जब भी एफडी क्रिएट करते हैं तो आपकी एफडी डायरेक्टली उस बैंक में क्रिएट होती है जिसको आप फिजिकली जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। आपका पैसा सीधे उस बैंक में जाता है, ना कि स्टेबल मनी को। तो अक्सर इन्वेस्टर्स का ये सवाल होता है कि जहां पर हमने एफडी की है अगर वो बैंक कल को बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा। देखिए, आपका पैसा लाइक एनी अदर एफडी 5 लाख रुपीस तक इंश्योर्ड होता है DICGC जो कि RBI की सब्सिडरी है उसकी मदद से। और एक एडिशनल बात कि यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स मिल जाएंगे जो इंस्टेंट एफडी विड्रॉल देते हैं, तो कल को अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप अपना पैसा इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में और मेरे टॉप कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपनी एफडी ओपन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की, और ये फाइनल पॉइंट्स जो हैं ये मैं इस वीडियो के लाइव होने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सवाल यहां पर ये आता है कि व्हाट मेक्स मी एलिजिबल टू स्पीक अबाउट इट।
देखिए, ना तो मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैंने फाइनेंस में एमबीए या फिर एमबीए किया है। लेकिन हाँ, मैं एलिजिबल हूँ इसके बारे में बोलने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें किताबों से, पढ़ाई से थोड़ी-सी ऊपर हैं और हाँ, एक्सपीरियंस भी मुझे लगता है काम तो आता ही है। तो एक्सपीरियंस की ही अगर बात कर लेते हैं, तो मैंने 12 साल जॉब को दिए हैं और शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो एक समय वो भी था जब मेरी मंथली सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ की थी, और एक समय वो भी आया जब मेरी इन हैंड मंथली सैलरी 2 लैक्स के ऊपर भी गई है। तो सैलरी क्या होती है, इसे कैसे खर्च करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, मैंने शायद इनको ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मतलब 2 लाख का अगर 20% निकाला जाए तो ये अमाउंट सीधा सीधा बन जाता है 40,000 रुपये। मतलब 40,000 रुपये एलोकेट करना फंड स्पेंडिंग्स के अंदर, मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और मुझे नहीं लगता कि जब मेरी सैलरी एक बड़े लेवल पे थी तो उस टाइम पे मैंने अपनी फ़ंड स्पेंडिंग्स के लिए 3, 4 या 5% से ज़्यादा किसी महीने कभी खर्च किया होगा। तो 20% आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है यहाँ पर एलोकेट करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये कि जितनी भी मैंने फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें मोस्टली जो मुझे देखने को मिला वो ये कि जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं फाइनेंस और मनी से रिलेटेड, वो अमेरिकन राइटर्स की बुक्स हैं। तो वो बुक्स एक तरह से सेंटर्ड हैं उनके, जो उनका कल्चर है, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ के, उसके हिसाब से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन बुक्स को लिखा है। तो वहाँ के लोगों के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मुझे समझ में आया कि हाँ, वहाँ के लोगों के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन 30% ऑफ इन हैंड सैलरी भी शायद फंड स्पेंडिंग्स के लिए उनके लिए कम पड़ जाती होगी। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, जहाँ पर एक्सपेंसेस कंपेयर टू यूएस यूके काफ़ी कम है, चीज़ें इजीली अवेलेबल है, हर चीज़ की दुकान आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मतलब देखा जाए तो एक्सपेंसेस कम हैं, और 20% ऑफ इन हैंड सैलरी को फन एक्सपेंसेस में खर्च करना, मतलब मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट अमाउंट है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग काफ़ी पैसा अपनी इन फंड स्पेंडिंग में से बचा भी पाएंगे। तो अगर आप पैसा बचा पाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको बचाना चाहिए या फिर एटलीस्ट बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तो इस बचे हुए पैसे को आप कहाँ पर एलोकेट करना चाहेंगे? आप इमरजेंसी फंड में इसको डालना चाहेंगे, और अगर इमरजेंसी फंड आपका इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि हमने वीडियो में बात की है, तो इस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करना चाहेंगे ऑन टॉप ऑफ योर एसआईपी, तो मुझे लगता है कि हाँ, आप आने वाले समय में काफ़ी अच्छी वेल्थ इफेक्टिवली ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको आप अपनी सैलरी को खर्च करते वक्त हर महीने ध्यान में रख सकते हैं और चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मतलब बिना सर पैर के अपनी सैलरी खर्च करना, जो भी एक्सपेंस सबसे पहले आ गया उसी एक्सपेंस में अपना पैसा डाल देना, और मंथ के एंड तक आते आते पाई पाई के लिए तरसना या फिर उसको जोड़ना, उससे बेटर ये है कि आप अपनी सैलरी को प्लान्ड वे में, सही प्रोपोर्शन में, सही जगह पर खर्च करें, जिससे कि आप कंफर्टेबली पूरे महीने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे खर्चे पूरे कर पाएं, पैसा बचा भी पाएं और इन्वेस्ट भी कर पाएं। और बेस्ट रेट्स पे एफडी करने के लिए स्टेबल मनी को जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।